हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। थोड़ा कुछ दिन वीडियो डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन अब से रेगुलर रहेगा। पर डे आपको एक वीडियो मिल जाएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे। प्रोबेबिलिटी के बाद डायरेक्ट कैलकुलस में एंट्री कर जाएंगे। कैलकुलस में एंट्री करने के बाद उससे क्या होगा कि 12th वाले बच्चे को फायदा होगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि कैलकुलस अभी नहीं पढ़े थे। कुछ बच्चे तो कैलकुलस भी पढ़ के चले गए थे, सिलेबस भी खत्म हो गया था। तो चलिए आते इस चैप्टर पे। पहले तो हम चैप्टर के बारे में देखते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th का टॉपिक है। अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपका एयरफोर्स नेवी में 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, एकदम निश्चित है। ऐसा आपको भले सुनने को मिल जाएगा कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया या फिर नेवी का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया कुछ भी कारण को लेकर, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम लिया है और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन ना पूछे। बहुत इम्पोर्टेंट। ऐसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है बिना फार्मूला का एक अच्छा खासा लंबा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग आप इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें आपको पूरा एकदम माथा लगेगा। भाई साहब, माथा मतलब कि भेजा इसमें पूरा लगेगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फार्मूला नहीं है तो भेजा तो लगाना पड़ेगा। या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि भाई साहब जैसे फिजिक्स में रोटेशन चैप्टर है जो कि पूरे मैकेनिक्स को रोटेट करवा देता है, केमिस्ट्री में एक टाइट्रेशन चैप्टर है और मैथ में परमुटेशन है। यानी कि तीनों अपना अपना सब्जेक्ट का एकदम एक तरह से कह सकते हैं कि हीरो एकदम। और इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एकदम पूरा आपका कंसंट्रेशन एकदम सीधा एकदम बोर्ड पे होना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अभी तो हम आज इसका इंट्रोडक्शन देंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फुल इंट्रोडक्शन, जितना इंट्रोडक्शन होता है वो सारा इंट्रोडक्शन हम आज डालेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंपल आप ऐसे पहले 2 टर्म है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पहले ये 2 टर्म के बारे में हम समझ लेते हैं। तो परमुटेशन का मतलब होता है सिंपली, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट्स, सजावट, सजाना। एंड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। इसमें सजाना और इसमें सेलेक्ट करना है, चुनना। सजाना और चुनना में फर्क है, लेकिन दोनों में तो काउंट ही करना है। कितना तरीका का सिलेक्शन होगा, कितना तरीका का अरेंजमेंट होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, दोनों में तो काउंटिंग सिस्टम ही है, काउंटिंग करना। तो अरेंजमेंट्स और सिलेक्शन, इन दोनों में भी फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो दो जो यहाँ पे वर्ड दिया गया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये दोनों को डिस्टिंग्विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे में कुछ बच्चे से ऐसा शिकायत आता है कि सर पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाता है, लेकिन यही नहीं पता चलता है कि कब NPR लगावे और कब NCR लगावे। तो आज के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस क्वेश्चन में आप NPR लगाइएगा और किस क्वेश्चन में आप NCR लगाइएगा। तो इसको कैसे, तो अरेंजमेंट्स में जो होता है सजावट में, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि ऑर्डर इज वैलिड। इसमें ऑर्डर वैलिड है और सिलेक्शन के केस में आपका ऑर्डर इज नॉट वैलिड। अरेंजमेंट में ऑर्डर इज वैलिड, सिलेक्शन में ऑर्डर इज नॉट वैलिड। ऑर्डर का मतलब पोजीशन चेंज, आप बढ़िया से पहले समझें। मतलब इसमें अरेंजमेंट करने वक्त आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर मीन्स पोजीशन चेंज। और सिलेक्शन के केस में ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे में एक सिंपल सा बात पहले समझिए,
जैसे मान लीजिए कि ए बी सी 3 गो डिफरेंट वस्तु है, इसमें से 2 गो को लेकर सजाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए बी सी 3 डिफरेंट वस्तु है, इसमें 2 गो को लेकर सजाइए। तो आप ऐसे सजा सकते हैं ए बी, या फिर इसको आप बी ए कर सकते हैं। देखिए पोजीशन, क्योंकि सजा रहे हैं तो सजा रहे हैं, तो चलो हम यहीं पे इसका चर्चा कर लेते हैं कि ए बी सी जब 3 डिफरेंट वस्तु है और इसमें से आप 2 को लेकर सजा रहे हैं, तो एक ए बी और दूसरा बी ए भी कर सकते हैं। अरेंजमेंट के केस में ऑर्डर इज वैलिड, ऑर्डर मायने रखेगा। ऑर्डर मतलब पोजीशन चेंज। इस केस में ए फर्स्ट पोजीशन पे था, बी सेकंड में, और इस केस में बी फर्स्ट पे ए सेकंड पे, यानी कि पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जब हम परमुटेशन करेंगे यानी सजाएंगे तो ऑर्डर मायने रखेगा, ऑर्डर इज वैलिड। उसी तरह से आप बी सी भी ले सकते हैं या फिर सी भी ले सकते हैं। उसी तरह से आप ए सी ले सकते हैं या फिर सी ए ले सकते हैं। यानी कि टोटल आपके पास 6 वेज है। 3 डिफरेंट वस्तु में से 2 डिफरेंट वस्तु को लेकर सजाने का तरीका आपके पास 6 वेज है। लेकिन यही अगर हम सिलेक्शन की बात करें कि ए बी सी 3 डिफरेंट वस्तु है, इसमें से 2 को सिलेक्ट कीजिए, तो जब आप सिलेक्ट कीजिएगा तो ए बी, अब फिर कोई लड़का कहेगा बी ए, तब ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन के केस में ऑर्डर मायने नहीं रखेगा। यानी ऑर्डर मायने रखेगा यानी ए और बी ए पोजीशन चेंज कर रहा, ऑर्डर मतलब पोजीशन चेंजिंग, तो ये मायने नहीं रखेगा। ये दोनों एक ही सिलेक्शन में काउंट होगा। राम श्याम को सिलेक्ट कीजिए चाहे श्याम राम को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्शन के पद में, सिलेक्शन के रूप में, यानी सिलेक्शन के चांस में आपका ये दोनों एक ही सिलेक्शन कहलाएगा। उसी तरह से आप बी सी लीजिएगा तो सी भी नहीं लीजिएगा, उसी तरह से ए सी लीजिएगा तो सी नहीं लीजिएगा। मतलब कि जब 2 डिफरेंट वस्तु लेकर सिलेक्ट कीजिए इस केस में, तो मात्र आपके पास 3 तरीका। तो सिलेक्शन के केस में ऑर्डर इज नॉट वैलिड और अरेंजमेंट के केस में ऑर्डर इज वैलिड। अब सिंपल सा बात समझिए, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट है, या फिर एक क्लास में 45 स्टूडेंट है, 45 स्टूडेंट है। अब 45वां स्टूडेंट एक दूसरे से हैंडशेक कर रहा है, हाथ मिला रहा है, तो टोटल हैंडशेक क्या होगा? तो अब बच्चा सोचेगा कि एक हैंडशेक के लिए 2 आदमी का जरूरत पड़ेगा, जैसे मान लीजिए राम और श्याम। तो अब वहीं पे लड़का फंसता है कि यहाँ पे अब हम 45P2 लगावे या फिर 45C2 लगावे। सबसे पहले तो वर्ड को एकदम बढ़िया समझना। तो अब यही कंफ्यूजन होता है कि सर 45 स्टूडेंट एक क्लास में है और एक दूसरे से हैंड शेक कर रहा है, तो उस केस में हम 45P2 आंसर मारे कि 45C2 आंसर मारे। तो आप ऐसे सोचिएगा कि राम श्याम से हाथ मिला रहा है और श्याम राम से हाथ मिला रहा है, ये 2 हैंड से कहलाएगा कि 1 हैंड से कहलाएगा? सिंपल आप ऐसे समझिए कि आप हमसे हाथ मिला रहे हैं और हम आपसे हाथ मिला रहे हैं, ये 2 हैंड से कहलाएगा कि 1 हैंड से कहलाएगा? ऑब्वियसली 1 हैंड से कहलाएगा। भाई साहब, राम श्याम से हाथ मिला रहा है, श्याम राम से हाथ मिला रहा है, तो 2 हैंड से हुआ कि 1 हैंड से कहलाएगा? एक ही हैंड से कहलाएगा ना। तो हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, राम श्याम से, श्याम राम से। पोजीशन पहले राम बोल रहे हैं, फिर श्याम, फिर पहले बोल रहे हैं श्याम, फिर बोल रहे हैं राम। तो पोजीशन चेंज करने से 2 हैंडशेक नहीं हो रहा है, 1 ही हैंडशेक हो रहा है। इसका मतलब कि पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जहां पे पोजीशन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा तो वो आपका सिलेक्शन होगा, ऑर्डर इज नॉट वैलिड। तो इसका मतलब कि पोजीशन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब कि सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, इसका मतलब कि उस केस में 45C2 आंसर मारेंगे और ये गलत है। भेजा में बात गया, कब आप NPR लगाइएगा, कब NCR। सिंपल आप ऐसे समझिए, एक और तरीका से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे में कि मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान से मैच हो रहा है, पाकिस्तान भारत से मैच हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि वर्ल्ड कप हो रहा है और 10 देश मिलकर खेल रहा है क्रिकेट। तो 10 देश मिलकर क्रिकेट खेल रहा है, तो अगर बोले कि भारत पाकिस्तान से मैच हो रहा है और पाकिस्तान भारत से मैच हो रहा है, तो 2 मैच हो रहा है कि 1 मैच हो रहा है? ऑब्वियसली 1 मैच हो रहा है। मतलब कि पोजीशन चेंज कर रहे हैं, एक बार बोल रहे हैं भारत पाकिस्तान, एक बार बोल रहे हैं पाकिस्तान भारत।
लेकिन पोजीशन चेंज करने से काउंटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक ही मैच हो रहा है। तो जब मैच एक ही हो रहा है तो उस केस में आपका 10C2 मैच होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ में आया होगा कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। आप सिंपल परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब ऑर्डर इज वैलिड, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब ऑर्डर इज नॉट वैलिड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये दो टर्म आपको समझ में आ गया। फिर कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ बेसिक टर्म होता है, तो उस बेसिक टर्म के बारे में पहले हम लोग जाने, या फिर वो बेसिक टर्म क्या है। तो सम बेसिक टर्म, बेसिक टर्म पूरा एकदम लॉजिकल है, सब पूरा एकदम कंसेप्चुअल टॉपिक है, और एकदम आप बने रहिएगा। पहले तो आप बढ़िया ढंग से इसका इंट्रोडक्शन समझिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, उसके बाद आप धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। किसी भी बुक से उठाइए, कहीं से भी उठाइए, जिस तरह से आपने मैट्रिक्स में बनाया उसी तरह से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी बनाइएगा। बेसिक टर्म में क्या होगा कि जब आप चैप्टर में आगे बढ़िएगा तो चैप्टर में आपको ये दो तरह के जानवर से मुलाकात होगा। ऐसा, इस जानवर का नाम है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एल या उल्टा आई टाइप का जो होता है सिंबल दिखेगा आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, तो आप उसको समझेंगे फैक्टोरियल उसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जिस पे भी अगर फैक्टोरियल लग जाता है, जैसे मान लीजिए 10 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। जिस पे फैक्टोरियल लग जाता है उससे एक कम करते जाइए, गुना करते जाइए, एक कम करते जाइए, गुना करते जाइए, टिल 1। आप 1 तक गुना करते चल जाएंगे। 1 से नीचे मत जाइएगा, तो 1 से नीचे जाएगा 0 तो सबको सर्वनाश कर देगा। ये डिफिनीशन समझिए, चाहे जो प्रॉपर्टी समझिए फैक्टोरियल का, कि जिस पे भी फैक्टोरियल लग जाए, जैसे मान लीजिए कि 9 का फैक्टोरियल, तो 9 का फैक्टोरियल तो 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने, आपकी मर्जी है, बीच में कहीं भी फैक्टोरियल को रोक सकते हैं। बीच में आप फैक्टोरियल को कहीं भी रोक सकते हैं, लेकिन आप बीच में कहीं भी फैक्टोरियल को रोक दीजिए, लेकिन जहां से ये स्टार्ट हुआ है उसी का फैक्टोरियल कहलाएगा। जैसे 9 से स्टार्ट हुआ है तो किसका फैक्टोरियल? 9 का फैक्टोरियल। मेरा कहने को मतलब कहीं से वैसे 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 का फैक्टोरियल, तो बीच में हम कहीं भी फैक्टोरियल रोक दें, लेकिन जहां से स्टार्ट हुआ है उसी का ये फैक्टोरियल कहलाएगा। 12 का फैक्टोरियल, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे जैसे 5 का फैक्टोरियल, तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तक चला जाएगा। तो आपकी मर्जी है, जैसे मैं हमको सॉल्यूशन के वक्त, सोल्व करने के वक्त, कैलकुलेशन के वक्त हम कहीं भी फैक्टोरियल को रोक कर काट छाट कर सकते हैं, इस तरह का। इसका मतलब कि अगर ऐसा n का फैक्टोरियल है, n का फैक्टोरियल, इसका मतलब आपको आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। इसी तरह से एक का कम होते जाएगा, डॉट डॉट डॉट, रास्ता में कहीं ना कहीं तीसरा मिलेगा, 3 गुने 2 गुने 1 तक। ये एक तरह से फैक्टोरियल के लिए आपका जनरल फार्मूला हो गया कि अगर n का फैक्टोरियल रहा तो उससे एक कम करते जाइए, गुना करते जाइए, एक कम करते जाइए, गुना करते जाइए, टिल 1। अब यहाँ पे जो ये n है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जो होना चाहिए भाई साहब वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैपिटल n का मतलब नेचुरल नंबर, यानी ये फार्मूला तभी वैलिड है जब नेचुरल नंबर होंगे। लेकिन कुछ लोग एक्सेप्शन के तौर पे, अब नेचुरल नंबर तो 0 नहीं है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो फैक्टोरियल है वो फैक्टोरियल नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है, लेकिन एक एक्सेप्शन के तौर पे, ऐसा मैथ में एक्सेप्शन नहीं होता है भाई साहब। हम आगे चलकर इसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, जबकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इसका फैक्टोरियल वैल्यू 1 होता है। क्लियर?
इसको आप अभी फिलहाल याद कर लेना है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1। ऐसे आप समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज क्यों फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। क्योंकि अगर आप समझ जाइए, पहले तो हम मैथमेटिकल समझा देंगे, लॉजिकल फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है वो हम सिलेक्शन में बताएंगे। जब कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तो हम ये काउंट करके आपको दिखाएंगे, पूरा एकदम विजुलाइज होगा कि आखिर फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है। तो अभी तो फिलहाल हम मैथमेटिकल इसको प्रूव कर देते हैं कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है। क्योंकि अभी अभी बोल रहे थे कि किसी का भी फैक्टोरियल लगा दो, अपना एक कम करते जाओ, गुना करते जाओ, अब बीच में हम कहीं भी फैक्टोरियल को रोक सकते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पे n का जो फैक्टोरियल है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू, और तुरंत ही हम यहीं पर रोक देते हैं n-1 का फैक्टोरियल। कहीं भी रोक सकते हैं n का फैक्टोरियल को n इंटू n-1, हम यहीं पे फैक्टोरियल को रोक दिए। अब इतना करने के बाद इसमें आप क्या कीजिए कि पुट, अब हमसे बोल रहा है कि n नेचुरल नंबर है तो हम कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। ये ध्यान रखिए, ये फार्मूला जो है वो नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है, तो हम कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। तो पुट n बराबर 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ n के जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं। तो इधर आपका हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल, और बराबर इधर आपका हो जाएगा n के जगह पे 1, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब इधर 1 का फैक्टोरियल का मतलब तो 1 रह जाएगा, और ये नीचे 1 आ जाएगा, बराबर जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0 का फैक्टोरियल, यानी कि 0 का फैक्टोरियल का मतलब आपका 1। हेंस प्रूफ। तो लॉजिकली, सॉरी मैथमेटिकली तो आप आसानी से समझ गए कि आखिर फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है। तो ये, और इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर n नेचुरल नंबर नहीं है तो फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होगा। अगर n नेचुरल नंबर नहीं है तो फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होंगे। एक्सेप्शन के तौर पे अभी फिलहाल याद रखना है कि 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उसका फैक्टोरियल डिफाइन है। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1, मतलब कोई अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि 7/5 का फैक्टोरियल, तो कुछ महारथी लोग जो होते हैं वो ऊपर 7 का फैक्टोरियल, नीचे 5 का फैक्टोरियल, और कुछ कुछ करके जैसे 7 गुने 6 गुने 5 का फैक्टोरियल ऐसे करके काट के आंसर 42 दे देते हैं, जो कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि 7/5 क्या नेचुरल नंबर है? जब 7/5 नेचुरल नंबर है ही नहीं तो इसका फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। DNE मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई आपसे पूछे कि -15 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप दिमाग लगाना मत शुरू कर दीजिएगा। अरे भाई साहब, -15 नेचुरल नंबर है। जब -15 नेचुरल नंबर है ही नहीं है तो इसका फैक्टोरियल हम कहाँ से निकालेंगे? फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए बना है, नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होता है। एक्सेप्शन खाली एक है आपका, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, जो कि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो -15 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका भी आपका फैक्टोरियल जो होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल का जरूरत पड़ेगा, इस चलते हम थोड़ा सा फैक्टोरियल को इंट्रोड्यूस किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में बात आया होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग दोनों टॉपिक को बारी बारी से डिटेल में एकदम पढ़ेंगे। पहले हम लोग सजाने के लिए सीखेंगे, सजाने का मतलब परम्यूटेशन, उसके बाद सिलेक्शन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर पे आ जाते हैं। परम्यूटेशन एक भी फार्मूला नहीं है भाई साहब, पूरा आपको एकदम भेजा लगाना है। परम्यूटेशन, परम्यूटेशन मतलब कि अब पूरा माइंड को एकदम प्रिपेयर कर लीजिए कि अब हमको सजाना है, और सजाना है तो ऑर्डर इज वैलिड। ऑर्डर इज वैलिड मतलब कि हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसको भी स्टार्ट करने से पहले, परम्यूटेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब मंथन। मंथन क्या करना है कि पहले हम ऐसे ही सजाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास n डिफरेंट फ्लावर है, n डिफरेंट फ्लावर, अलग अलग फूल, और इसको R टेबल पे सजाना है।
एन डिफरेंट फ्लावर है हमारे पास, इसको आर टेबल पर सजाना है। डिफरेंट फ्लावर, इस बात को ध्यान दीजिएगा, अलग अलग फूल है। आप इसको ऐसे समझे तत्काल कि मान लीजिए कि 50 को डिफरेंट फूल है हमारे पास। मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम पे किसी दीवार पे, चारों तरफ दीवार पे ऐसे मान लीजिए कि 50 को डिफरेंट फूल लगा हुआ है, अलग 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 अलग। मतलब मान लीजिए कोई सूरजमुखी का फूल है, तो कोई गुलाब का फूल है, तो कोई 10 बजीवा फूल है, कोई भी आप अड़हुल का फूल है, मतलब सब अलग अलग फूल है, 50। और आपके सामने 10 को टेबल रखा हुआ है और उस पर आपको सजाना है। 50 डिफरेंट फूल 10 टेबल पे सजाना है। यहाँ पे हम जनरल डाटा ले लिए, एन डिफरेंट फ्लावर 8 टेबल पे सजाना है। अब आप बताइए कि एन डिफरेंट फूल को 8 टेबल पे सजाना है, तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि 50 डिफरेंट फूल है और उसको 10 टेबल पे सजाना है। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा लगेगा कि समय लग रहा है, लेकिन बहुत फाउंडेशन है ये चीज, इसको आपको दिमाग में एकदम डालना होगा। तो 50 डिफरेंट फूल, सब अलग अलग फूल दिमाग में रखिएगा, अड़हुल, 10 बजीवा, गुलाब के फूल, सब सूरजमुखी फूल, यहाँ 10 गो टेबल है। तो आप अब यहाँ पे इस चीज को एन डिफरेंट फ्लावर को तो आप ऐसे समझें, सॉरी इस पे बाद में आते हैं, पहले वही समझते हैं। 50 डिफरेंट फूल, तो मानिए कि हम पहला टेबल पे सजाते हैं, तो पहला टेबल को आप कितना तरीका सजा सकते हैं? हो सकता है कि वहां से 10 बजीवा फूल ला के रख सकते हैं, चाहे फिर वहां से अड़हुल फूल का ला सकते हैं, चाहे गुलाब का फूल ला सकते हैं, चाहे कमल का फूल ला सकते हैं। तो मतलब पहला टेबल को सजाने के लिए आपके पास कितना ऑप्शन है? तो 50 डिफरेंट फूल में से जो दीवार पे आपका टंगा हुआ है, वो 50 डिफरेंट फूल में से कोई भी फूल ला कर आप सजा सकते हैं पहला टेबल को। यानी पहला टेबल को सजाने के लिए आपके पास पूरे 50 ऑप्शन है। ऑब्वियसली तो एक फूल ला के कोई रख दीजिएगा, चलिए तो उसमें से कोई एक फूल आ गया। अब दूसरा टेबल पे आ जाइए, तो दूसरा टेबल पे अब आपके पास मतलब मार्केट में रखने में दीवार पे अब कितना फूल टंगा हुआ है? एक फूल तो चला है, अब कितना बचा हुआ है? 49 फूल। तो आप 49 तरीका से, फिर थर्ड टेबल पे 48 फूल, 47 फूल, घटते चला जाएगा धीरे धीरे। तो यानी कि इसी तरह से अगर एन डिफरेंट फ्लावर है और 8 टेबल पे सजाना है, हम ऐसा करते हैं कि इसको आर टेबल बना देते हैं। फर्स्ट टेबल, सेकेंड टेबल, ये आपका फर्स्ट टेबल है, ये सेकेंड टेबल है, थर्ड नंबर टेबल, इसी तरह से डॉट 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 आरएथ नंबर टेबल, आरएथ नंबर टेबल। अब आप लॉजिकली समझिए कि जब 50 डिफरेंट फूल था तो पहला टेबल को आप 50 तरीका सजाए थे, तो एन डिफरेंट फ्लावर है तो पहला टेबल को आप एन तरीका सजाइएगा। अब इसमें से तो कोई एक फूल चला होगा, तो अब बचा है आपके पास कितना? एक कम, यानी कि n-1 तरीका से दूसरा टेबल को सजाइएगा। तीसरा टेबल को n-2 तरीका से, डॉट 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 आरएथ नंबर टेबल को, अब n-r मत बोल दीजिएगा, थोड़ा सा अस्थिर होकर यहाँ देखिए, तीसरा नंबर टेबल है तो घट रहा है 2, दूसरा नंबर टेबल है तो घट रहा है 1, अगर चौथा नंबर टेबल होता तो घटता 3, तो अगर आरवा नंबर टेबल है तो क्या घटना चाहिए? तो आपको घटना चाहिए n - जयमा नंबर टेबल है उससे एक कम, यानी r-1 तरीका से। कोई दिक्कत? ये अब एक बात और क्या कि पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एंड प्रोबेबिलिटी एंड सेट थ्योरी, तीनों चैप्टर में जहां पे आपको एंड का सेंस आएगा वहां गुना होगा, और जहां पे और ओ आर या का सेंस आएगा वहां पे ऐड होगा, जोड़ेंगे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे एंड का सेंस। अब कहिएगा ये सेंस फेंस का होता है कि एंड का मतलब हम कब समझेंगे कि एंड आ रहा है, कब समझेंगे कि और आ रहा है? तो इस बात को समझने के लिए इस चीज को भी ऐसे समझ सकते हैं कि एंड का सेंस आएगा तो गुना करेंगे, और का सेंस आएगा तो जोड़ेंगे, या फिर आपके पास एक सॉलिड तरीका बता रहा है कि कब जोड़ेंगे और कब गुना करेंगे। मान लीजिए कि जब किसी काम को आप कर रहे हो, किसी काम को,
और उस काम को करने में स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो तो सारा स्टेप गुना हो जाएगा। काम खत्म ना, उस काम को खत्म करने के लिए ही हम स्टेप बाय स्टेप चले। जैसे 50 डिफरेंट फूल था तो एक टेबल सजा दिए तो काम खत्म हो गया, काम तो खत्म नहीं हुआ। फिर दूसरा स्टेप चले, अभी भी काम नहीं खत्म, हमको 10 टेबल सजाना है, फिर तीसरा टेबल चले। तो ये सारा जो आपका अरेंजमेंट आ रहा है वो सब आपस में गुना हो जाएगा। एक काम को खत्म करने के लिए आप जितना स्टेप चलिएगा वो सारा स्टेप गुना हो जाएगा। लेकिन अगर एक काम खत्म हो गया और उसी काम को एक और तरीका से खत्म कर सकते हैं, उसी काम को एक और तरीका से खत्म कर सकते हैं तो वो सारा केस जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि गया से पटना जाना है तो बाई ट्रेन भी जा सकते हैं, बाई पैदल भी जा सकते हैं, बाई स्कूटर जा सकते हैं, बाई बस जा सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है। तो वो सारा जब जैसे यहाँ से पटना जाना है तो यहाँ से पटना बस से भी जगह चले गए, काम तो खत्म हो गया। यहाँ से हम पटना बाई ट्रेन से चले जाएं तो भी काम खत्म हो गया। यहाँ से हम पटना बाई साइकिल से चल जाए तो भी काम खत्म हो गया। तो काम खत्म हो गया, बस एक और तरीका से बाई बस से, बाई ट्रेन से, तो सब ऐड हो जाएगा। ये तो आपको समझना होगा भाई साहब कि कब हम जोड़ेंगे और कब गुना करेंगे। तो सिंपल तरीका यही है कि जब एक काम खत्म ना हो, उसको खाली स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, सब गुना कर दीजिए। लेकिन काम खत्म हो जाए, उसी काम को एक तरीका से और खत्म कर सकते हैं, एक और तरीका से खत्म कर सकते हैं, तब उस केस में आप सिंपली ऐड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। और ऐसे ये भी सेंस बहुत आसानी से पकड़ा जाता है, एंड और। जैसे आप समझें कि एक क्लास में 700 स्टूडेंट हैं, 700, ठीक, जिसमें आपको 300 गर्ल्स कैंडिडेट है और 400 बॉयज कैंडिडेट है, ठीक। अगर हम इस केस में बोले कि हमको 2 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, एक लड़की एंड एक लड़का होना चाहिए, तो इस केस में आपका हो जाएगा 300 गुने 400। ध्यान दीजिएगा, हमको 2 कैंडिडेट सेलेक्ट करना है, एक लड़की एंड एक लड़का होना चाहिए, तो 300 इंटू 400 नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। क्लियर। अब अगर हम इसी बात को बोले कि हमको इसमें से एक कैंडिडेट को लेना है, अब वो लड़की हो या लड़का हो उसको कोई मतलब नहीं, एक कैंडिडेट को, यानी कि या तो लड़की हो या लड़का हो, या तो लड़की हो या लड़का हो। तो इस केस में आपका 300 में से कोई एक लड़की आ सकती है, या कोई लड़का तो 400 में से कोई एक लड़का आ सकता है। 300 प्लस 400, जहाँ पे ओ आर या का सेंस आएगा वहाँ जोड़ देंगे, जहाँ पे एंड का सेंस आएगा वहाँ पे गुना कर देंगे। अब जैसे में बात समझिए कि हम आप जो बोल रहे थे, जैसे ऊपर वाला में एंड का सेंस जो गुना किए उसमें एक लड़की हम चुन लिए, तो एक लड़की चुन लिए तो मेरा काम खत्म हो गया, ऑब्वियसली खत्म नहीं हुआ। एक लड़का चुनना है तो दूसरा स्टेप रखें, दूसरा स्टेप आप रखे, इसका मतलब गुना होगा। लेकिन अगर बोले कि एक लड़की हमको एक कैंडिडेट सेलेक्ट करना है, तो एक कैंडिडेट सेलेक्ट करना है तो 300 लड़की और 400 लड़का है, तो 300 लड़की में से कोई एक लड़की उठा सकते हैं, या काम तो खत्म हो गया ना, एक लड़की उठा ले तो काम खत्म हो गया, या फिर एक लड़का उठा दिया तो भी काम खत्म हो गया। तो मतलब कि एक काम खत्म हो गया, उसी काम को एक और तरीका लड़का की तरफ से भी खत्म कर सकते थे, जोड़ दिए। अगर बात समझ में नहीं होगा तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, से हम आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो चलिए, तो आप ये बात समझ में आ गया कि कब हम जोड़ेंगे और कब गुना करेंगे। तो यहाँ पे इसी बात को अगर हम ऐसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो गया, तो आप नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। इसमें तो स्टेप बाय स्टेप चले थे, तो पहला n तरीका से, दूसरा n-1, तीसरा n-2, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, इसको बाहर निकाल दीजिए तो n-r+1 हो जाएगा, तो n-r+1। तो यानी कि n डिफरेंट फ्लावर को 8 टेबल पे हम इतना तरीका से सजा सकते हैं। थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं आसानी से। तो इस केस में आप कीजिए क्या, इस केस में कि n-1 n-2 डॉट 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 n-r+1, ठीक।
अपना मन से इसमें भी एक कम कर दीजिए, जैसे n-1 से एक घटा दिए तो इसमें भी एक घटा दीजिए, तो n-r+1 इसमें से घटा देंगे खत्म हो जाएगा, यानी n-r। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि अपना मन से n-r के फैक्टोरियल से गुना कर दिए हैं और n-r के फैक्टोरियल से भाग दे दिए। तो मैथ का रूल है, जितना ऊपर गुना कर दिए उतना नीचे से भाग दे दिए, मैनेज हो गया। अब एक बात ध्यान दीजिए कि ये n-1 n-2 लगातार एक कम होते जा रहा है और बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसे फैक्टोरियल दिख गया n-r का फैक्टोरियल। तो आपको पहले इस बात को बताया था कि कहीं भी फैक्टोरियल से 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने कहीं भी अगर बीच में फैक्टोरियल रोक देता है तो उसी का फैक्टोरियल कहलाता है जहां से स्टार्ट हुआ, यानी कि 12 से स्टार्ट हुआ तो 12 का फैक्टोरियल कहलाएगा। तो सिंपल, एकदम सिंपल भाई साहब, कि अगर आपका n-r के फैक्टोरियल पे रुका हुआ है यहाँ पे और यहाँ स्टार्ट हुआ है n से, तो इसका मतलब कि ये तो ये चीज लिखा हुआ है ऊपर में n का फैक्टोरियल और नीचे जो आपका है n-r का फैक्टोरियल, और इसी को हम लोग NPR बोलते हैं, NPR। अब कहिएगा सर अभी तो पढ़ाने से पहले शुरू में लाम दे रहे थे कि आपको फार्मूला नहीं है, आप शुरू में फार्मूला ला के धर दिए। तो अरे भाई साहब ये फार्मूला आया है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। अब ये कहिएगा जब यूज नहीं कीजिएगा तो इसको लाया गया के लिए, तो हम आपको ये भी दिखाना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन आपको NPR पे डायरेक्ट रहता है। तो NPR पे जब क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा तो जानना चाहिए कैसे आया, इस बात को आप समझ रहे हैं कि NPR बस इसका नाम लिख दिया गया कि फैक्टोरियल n/n-r का फैक्टोरियल n डिफरेंट फ्लावर को 8 टेबल पे सजा रहे थे, तो आपका टोटल अरेंजमेंट यहाँ तक आया जी, फैक्टोरियल n/n-r का फैक्टोरियल, उसी को सिंबल फॉर्म में इस तरह से लिख दिया NPR का मतलब फैक्टोरियल n/n-r का फैक्टोरियल। जहां पे आप ये कह सकते हैं कि वेयर कंडीशन है कि कभी ऐसा ना हो कि n का वैल्यू r से छोटा हो जाए, यानी n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। मतलब अब ऐसा तो होना ही चाहिए ना। अब 10 को वस्तु है तो 15 को लेकर कहाँ सजा दीजिएगा, 10 को वस्तु ज्यादा 10 को लेकर सजाइएगा, 10 से ज्यादा नहीं 10 को वस्तु 11 को लेकर सजाइएगा, संभव ही नहीं है। ये चलते ऊपर वाला हमेशा बड़ा होगा नहीं तो फिर बराबर होगा। तो NPR मतलब फैक्टोरियल n/n-r का फैक्टोरियल। अब ये सारा बात को, जितना भी बात आपको एनालिसिस में समझाना है, इस सारे बात को आप एक सेंटेंस में लिख देते हैं डिफिनीशन के फॉर्म में, यानी कि अंग्रेजी में लिख देते हैं। चलिए, अब ऐसा नहीं कि कमेंट में कहिएगा सर हिंदी में लिख दीजिए, अरे भाई साहब समझाएं किस लिए, अंग्रेजी में थोड़ा सा अच्छा लगता है लिखने में, चलते लिख देते हैं, फास्ट लिखाता है। हिंदी में भाई साहब बड़ा खतरनाक लगता है लिखने में। ऐसा नहीं कि हिंदी जानता नहीं, आदमी जानता है, लेकिन लिखने में दिक्कत है। तो इस बात को, सारे बात को भी अंग्रेजी में लिख देते हैं। क्या है कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of n different things on taking all things at a time is NPR, मतलब फैक्टोरियल n/n-r का फैक्टोरियल। कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स ऑन टेकिंग r थिंग्स एट ए टाइम। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग, अगर n अलग अलग वस्तु है उसमें से r वस्तु लेकर सजाना है तो सिंपल NPR। जैसे हम आपसे बोले थे कि 50 डिफरेंट वस्तु है, 50 डिफरेंट फ्लावर है और 10 टेबल पे लेकर सजाना था, तो 50p10 उसका आंसर हो जाएगा। तो जितना डिफरेंट वस्तु है उसमें से उतना वस्तु लेकर सजा, अगर टोटल लेके 50 डिफरेंट वस्तु है 50 लेकर सजाना है तो 50p50। क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो फिर लंबा बन जाएगा।
और बाकी आपके नेक्स्ट वीडियो में ये सारे के साथ हम एग्जाम्पल लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत। और आपको पर डे एक वीडियो अब जरूर मिले।